अब जो खबर हम आपको दिखाने वाले हैं ये आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि थोड़ी देर हमारी बात ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत लाभ होगा। अब हम देश के मेडिकल सिस्टम की रग रग में फैल चुके लालच वाले कैंसर का एक डीएनए टेस्ट करने वाले हैं। इस लालच के शिकंजे में फंसकर देश के लाखों मरीज अपनी जान गंवा रहे हैं और हो सकता है कि आपका कोई अपना भी उन्हीं में शामिल हो। हमारे देश में बीमार पड़ना बहुत महंगा सौदा बन चुका है, क्योंकि भारत में दवाइयों की कीमत पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। भगवान ना करे कि किसी को कैंसर या ऐसी दूसरी गंभीर बीमारी हो, क्योंकि ये बीमारियां मरीज के साथ साथ उसके परिवार को भी बर्बाद कर देती हैं। इस बर्बादी में मुख्य भूमिका निभाते हैं निजी और सरकारी अस्पताल। उसके बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको दवाओं से जुड़ी कुछ जानकारियां देना जरूरी है। भारत में जरूरी दवाओं के दामों को नियंत्रण में रखने के लिए एक नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स बनाई गई है। इसे NLEM कहते हैं और इसमें शामिल दवाओं के दाम कंपनियां अपनी मर्जी से नहीं बढ़ा सकती। फिलहाल इस लिस्ट में 376 दवाएं शामिल हैं, जबकि बाकी दवाएं इस लिस्ट से बाहर हैं। यानी भारत में बिकने वाली करीब 80% दवाएं ऐसी हैं जिनके दामों पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है, किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। इन दवाओं में कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज करने वाली दवाएं भी शामिल हैं। ये दवाएं बाजार में अलग अलग दामों पर मिलती हैं। इन दवाओं के दामों में अंतर जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में कैनमैब नामक दवा का इस्तेमाल होता है। कैनमैब प्राइवेट अस्पतालों में करीब 57,500 रुपए में मिलती है। यही दवा दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट से करीब 41,000 रुपए में मिल जाती है, जबकि केमिस्ट से यह दवा खरीदने के लिए करीब 32,999 रुपए देने पड़ते हैं। अब आपने देखा एक ही दवाई के दामों में कितना फर्क है। यह कहानी सिर्फ एक दवा की नहीं है। बाजार में सैकड़ों ऐसी दवाएं मौजूद हैं जिनके दाम कंपनियां, केमिस्ट, प्राइवेट अस्पताल और यहां तक कि सरकारी अस्पताल भी अपनी मर्जी से तय कर रहे हैं। नियमों के मुताबिक जो दवाएं नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में शामिल नहीं हैं, उनके दाम कंपनियां हर वर्ष 10% की दर से बढ़ा सकती हैं। कई बीमारियां ऐसी हैं जो अब लाइलाज नहीं हैं। अगर वक्त रहते इन बीमारियों का ठीक से इलाज किया जाए तो व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ हो सकता है। लेकिन भारत में करीब 6 करोड़ लोग ऐसे हैं जो महंगी दवाओं की वजह से आर्थिक रूप से बदहाल हो चुके हैं और जिन्हें महंगे इलाज ने दिवालिया बना दिया है। भारत में कुछ मेडिकल प्रक्रियाएं सबसे महंगी हैं, जैसे कैंसर का इलाज, डायलिसिस, हार्ट अटैक का इलाज, दिल की धमनियों को खोलने के लिए की जाने वाली ग्राफ्टिंग और दिल के वॉल्व बदलने के लिए होने वाली सर्जरी। भारत में हर साल कैंसर से करीब 6.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है, जबकि भारत में डायलिसिस करा रहे मरीजों की संख्या करीब 55,000 है और ये हर साल 10 से 20% की रफ्तार से बढ़ रही है। इसी तरह दिल से जुड़ी बीमारियां भारत में होने वाली मौतों की सबसे बड़ी वजह है। भारत में करीब 24% मौतें दिल की बीमारियों की वजह से ही होती हैं। लेकिन भारत के लोग इन बीमारियों से हार रहे हैं और इसके पीछे की वजह सिर्फ ये नहीं है कि इन बीमारियों का इलाज उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध है। वजह यह है कि भारत में दवा और मेडिकल उपकरण बनाने वाली कंपनियां, टेस्ट करने वाली मेडिकल लैब्स, इलाज करने वाले अस्पताल और मरीजों को दवाएं लिखकर देने वाले डॉक्टर्स एक साथ मिलकर हर तरह के इलाज को आम मरीजों की पहुंच से बाहर कर रहे हैं। अब हम आपको जो रिपोर्ट दिखाने वाले हैं वो डॉक्टरों, दवा कंपनियों और अस्पतालों के लालच वाले कैंसर को उजागर करेगी। लालच वाला कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसका इलाज फिलहाल किसी के पास नहीं है, इसकी दवाई किसी के पास नहीं है। कैंसर की बीमारी लाइलाज नहीं होती। अगर वक्त पर पता चल जाए तो कैंसर ठीक हो सकता है। यही उम्मीद लेकर कैंसर पेशेंट शशि गर्ग ने अपना इलाज करवाना शुरू किया, लेकिन जल्दी ही उनका सामना देश के मेडिकल सिस्टम के दिलो दिमाग में फैल चुके लालच वाले कैंसर से हो गया। अब शशि को समझ नहीं आ रहा कि वो कैंसर की बीमारी से जंग लड़े
या दवाओं के नाम पर मची लूट का सामना करें, जहां डॉक्टर, केमिस्ट और अस्पताल पेशेंट्स की मजबूरी का बेहिसाब फायदा उठाने में तन मन से जुटे हैं। एडवांस स्टेज का कैंसर है। मुझे तो डॉक्टरों ने नहीं बताया, मेरे बच्चों को बताया, तो वो बोले कि अगर आप दवाई नहीं लोगे तो आप 6-7 महीने के मेहमान हो, और दवाई लेने के बाद 2-2.5 साल के। मैंने डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा डॉक्टर कितना खर्चा आ जाएगा? तो बोले आप चिंता क्यों करते हो, खर्चे तो देने वाले हैं ना, ये अपने आप देंगे। मैंने कहा फिर भी, कहने लगा वैसे तुम क्यों चिंता करते हो, लोगों के घर भी बिक जाते हैं। मैंने कहा डॉक्टर मुझे ऐसा कुछ नहीं करना। कैंसर पेशेंट शशि को इस बात का तो अंदाजा रहा होगा कि कैंसर का इलाज महंगा होता है, लेकिन जब वो इलाज के लिए दवाएं खरीदने लगी तो उन्हें देश के सिस्टम को लग चुके लालच के कैंसर का पता चला। शशि और उनके परिवार को करीब 8 महीने पहले इस बीमारी का पता चला और तब से ही ये परिवार महंगे इलाज के जाल में फंसा है, अस्पतालों के चक्कर काट रहा है और गैर जरूरी महंगा इलाज करवाने के लिए मजबूर है। शशि को हर 21वें दिन बायोकैन की कैन मैप दवा दी जाती है। ये दवा प्राइवेट हॉस्पिटल में 57,500 रुपए की मिलती है, जबकि दिल्ली सरकार के दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट ने इसके लिए करीब 41,000 रुपए चार्ज किए। अब यही दवा केमिस्ट के पास 32,999 रुपए की मिलती है और सीधे कंपनी से दवा खरीदने पर ये 28,000 में भी मिल जाती है। जैसे आप तो मुझे 28,500 की देंगे और एक्स वाला 57,500 की देता है। कोई भी हॉस्पिटल वो मार्जिन है ना उनका, अगर वो आपको ऐसे देंगे तो उनका मार्जिन। हालांकि दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर का दावा है कि अस्पताल कम से कम दामों पर ही दवाओं की खरीद करता है। नथिंग अंडर हैंड, नो करप्शन एट ऑल। हम तो कंपनी वालों को निचोड़ के रखते हैं, और कम कर। यहाँ तो हम तो पेशेंट को फ्री भी बांटते हैं। जो जनरल ओपीडी पेशेंट है गिव फ्री ऑल्सो, तो वही नहीं छोड़ते हैं भाई हमने तो मरीज को फ्री देनी है। और जो पे भी कर रहा है, जो अफोर्ड भी कर सकता है, बेचारा उसको जरूरी थोड़ी घर पर भिजवा देना उसको। तो जितनी मिनिमम, वो लोग तो एमआरपी पर लेते हैं, एमआरपी तो ऊपरी सर्विस टैक्स लगा देते हैं कंपनी से, तो वो भी बेनिफिट ले लेते हैं, छोड़ेंगे तो नहीं, वो भी दे इनटू बिजनेस। कैंसर पेशेंट, केमिस्ट और डॉक्टरों की बातें सुनने के बाद हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा कि कैंसर के इलाज को जानबूझकर महंगा बनाकर रखा गया है। देश के नामी गिरामी अस्पताल कैंसर मरीजों के इलाज को जरिया बनाकर अपनी झोली भर रहे हैं। तो 10,000 की तो एमआरपी हो गई, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अब उसमें से करीब 40% बिचौलियों को मिलता है। तो 10,000 की दवाई का जो मूल है 6,000 रुपये, यानी कि 40% लेस, वही कंपनी को मिलता है, बाकी तो बीच वाले ले जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल है, वो जब इनसे खरीदने जाता है तो वो ये कहता है देखिए जी, ये दवाई 10,000 तो आपने लिख दी है, पर आपको तो 6,000 मिल रहे हैं और हम बिचौलियों को आउट कर रहे हैं, तो आप हमें ये दवाई 6,000 या उससे भी कम में दीजिए। ऐसा नहीं है कि समस्या सिर्फ दवाओं के अलग अलग दामों की है। समस्या ये है कि डॉक्टर मरीजों को महंगी दवाएं लिख कर देते हैं, जबकि वो जानते हैं कि बिल्कुल वैसे ही सॉल्ट और कॉम्बिनेशन की सस्ती दवा मार्केट में उपलब्ध है। अगर सितंबर 2016 के आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रोस्टेट कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली एबिरेटिरॉन सॉल्ट की 250 mg सिप्ला की एक्सबीरा की एक टैबलेट का दाम 238 रुपए है, जबकि जैंसिन कंपनी की यही टैबलेट जो बाजार में ज़ाइटिगा के नाम से मिलती है, उसका दाम 1,250 रुपए है। इसी तरह कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होने वाली सिप्ला की कैपगार्ड की 10 गोलियों का दाम 600 रुपए है और रेनबैक्सी की ज़ेबाइन की 10 गोलियों का दाम 1,610 रुपए है।
लंग कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाले पेमजेम नामक इंजेक्शन की कीमत 19,715 रुपए है, लेकिन जब यही इंजेक्शन एलिम्टा नाम ब्रांड से बिकने लगता है तो इसका दाम 79,050 रुपए हो जाता है। तो जब तक कि आपका प्रिंसिपल प्रोवाइडर या आपका डॉक्टर वो प्रिस्क्रिप्शन लिख कर नहीं दे, आप उसका सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास पेंटोसिड का प्रिस्क्रिप्शन रहा और अगर दूसरी प्रोडक्ट रही पैंडी बोल के जो सस्ती भी हो सकती है, आपको वो ऑनलाइन में आप खरीद नहीं पाओगे। अच्छा, ऐसा है, क्योंकि जब तक ये रिस्ट्रिक्शन है, जब तक कि अगर आपका प्रिस्क्रिप्शन पैंडी या प्रिस्क्रिप्शन में लिखा नहीं रहे कि सब्स्टिट्यूशन इज अलाउड। ये हाल सिर्फ कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज करने वाली दवाओं का नहीं है, बल्कि देश में किडनी और दिल की बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को भी ऐसी ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कंपनी का अपनी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कि वो 10 रुपए का माल 100 रुपए में कैसे बेचता है, 100 रुपए का माल वो 90 रुपए में कैसे बेचता है। ये उसके मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। वो डॉक्टर को कैसे डिमांड क्रिएट करवाता है और डॉक्टर कैसे उसको लिखता है, इट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी एंड डॉक्टर। भारत में करीब 83% दवाओं पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। भारत में जो दवाएं नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में शामिल हैं, उनके दामों पर नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी नजर रखती है। NPPA द्वारा बनाए गए मोबाइल ऐप से आप जरूरी दवाओं के सही दाम पता कर सकते हैं। फार्मा सही दाम इस ऐप का नाम है और इसमें आप उन 378 दवाओं की दाम जो हैं वो देख सकते हैं। जैसे इस वक्त मैं यहाँ एक पॉपुलर एंटीबायोटिक दवा जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए दी जाती है, उसका दिल्ली में क्या दाम है ये देख रही हूँ। एम्पिसिलिन इस दवा का नाम है एंटीबायोटिक का, ये मैंने यहाँ पर लिखा और दिल्ली मैंने इसमें स्टेट डाली, तो ये अलग अलग कॉम्पोजिशन मुझे दिखा रहा है। अगर मुझे 250 mg एम्पिसिलिन की ज़रूरत है तो उसका सीलिंग प्राइस दिखा रहा है कि सरकार ने 2.69 सीलिंग प्राइस दिल्ली के लिए तय किया है। ये भी बता रहा है कि ये कैप्सूल है। अगर मान लीजिए मुझे इसकी 1 यूनिट की ज़रूरत है तो ये ऐप ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि इसकी MRP 2 रुपये 82 पैसे है, यानी कि NPPA के हिसाब से 2 रुपये 82 पैसे से ज़्यादा के दाम पर दिल्ली में एम्पिसिलिन आपको नहीं मिलनी चाहिए। कम से कम वो 378 दवाएं जिनके दाम सरकार रेगुलेट कर रही है और उनके 900 से ज़्यादा ऐसे फॉर्मुलेशन जो आपको दिए जा सकते हैं, उनके दाम आप इस ऐप के ज़रिए चेक कर सकते हैं और लुटने से बच सकते हैं। लेकिन सच ये है कि देश के मेडिकल सिस्टम को लालच वाली बुरी नजर लग चुकी है। इसीलिए जब तक देश की स्वास्थ्य व्यवस्था में फैल चुके लालच वाले कैंसर का इलाज नहीं ढूंढा जाएगा, तब तक ये समस्या हल नहीं होगी। रूफी जैदी के साथ पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। भारत में किसी मरीज के इलाज से फायदा उठाने वाला एक नेक्सस बन चुका है और इस नेक्सस में शामिल लोगों को बीमार लोगों में एक मरीज नहीं दिखता, एक इंसान नहीं दिखता, बल्कि एक ग्राहक दिखता है जिसकी जेब से वो आखिरी सिक्का तक लूट लेना चाहते हैं। ये ऐसी मानसिकता है जो भारत के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रही है। आप कह सकते हैं कि दवा कंपनियों, डॉक्टरों, अस्पतालों और मेडिकल टेस्ट करने वाली लैब्स ने आपको लूटने के लिए अलग अलग तरह की प्राइस लिस्ट बनाकर रखी है। हमारे पास कुछ उदाहरण हैं जिससे हमारी बात और स्पष्ट हो जाएगी। हमारी टीम ने कुछ डॉक्टरों और अस्पतालों से आज बात की और ये पता लगाने की कोशिश की कि जो टेस्ट आप करवाते हैं उनके दामों में कितना अंतर है। इस बातचीत के दौरान हमारी टीम को पता लगा कि एक साधारण एक्सरे की लागत 50 से 100 रुपए के बीच होती है, बल्कि इससे कम ही होनी चाहिए। लेकिन अक्सर प्राइवेट अस्पताल जहां आपको एक्सरे के लिए भेजते हैं, वहां इसके लिए आपसे 400 से 500 रुपए वसूले जाते हैं। इसी तरह एक साधारण MRI 2000 रुपए में हो जाना चाहिए, लेकिन अस्पताल अक्सर इसके लिए आपसे 5000 रुपए से लेकर 7000 रुपए तक वसूल लेते हैं। खून में हीमोग्लोबिन का पता लगाने वाला एक टेस्ट 10 रुपए में हो जाना चाहिए, लेकिन अक्सर प्राइवेट लैब्स इसके लिए 50 रुपए वसूलती हैं, यानी करीब 5 गुना ज्यादा। इसी तरह जो CT स्कैन 700 से 1000 रुपए के बीच हो जाना चाहिए, उसके लिए अस्पताल आपसे 2500 रुपए तक वसूलते हैं। हमने कल DNA में आपको भारत में भूखमरी के हालात से जुड़ी एक खबर दिखाई थी और तब हमने ये विचार आपके सामने रखा था कि कॉमन सिविल कोड की तरह हमारे देश में एक कॉमन फूड कोड भी होना चाहिए और ये सरकारों पर लागू होना चाहिए ताकि देश के हर नागरिक को खाने का अधिकार मिल पाए।
हमें लगता है कि इसी तरह हमारे देश में एक कॉमन मेडिकल कोड भी होना चाहिए जिसे देश भर के सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों, दवा कंपनियों, डॉक्टरों, केमिस्ट और टेस्ट लैब्स पर लागू किया जाना चाहिए। जाहिर है कई अस्पताल लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं और मनमानी कीमतें वसूल कर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। हम देश के मेडिकल सिस्टम में हो रहे इस घोटाले और मनमानी वाले आर्थिक नीति पर गहन रिसर्च कर रहे हैं। इस रिपोर्ट को तैयार करते वक्त हमारे पास ऐसे कई बड़े अस्पतालों के नाम आए जो मरीजों को इलाज के नाम पर लूट रहे हैं। अभी इस मामले में हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है और सारे तथ्यों की पुष्टि करने के बाद हम आपको ये नाम भी जरूर बताएंगे। हम आगे भी आपको देश के मेडिकल सिस्टम में लालच वाले कैंसर से जुड़ी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स दिखाते रहेंगे। ये सिर्फ एक शुरुआत है और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि हमारी इस कोशिश को आपका साथ, आपका समर्थन जरूर मिलेगा। आप में से बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े होंगे और आपको इसके अंदर की बहुत सारी बातें और अंदर की जानकारियां जरूर पता होंगी। ऐसे लोगों से हम अपील करते हैं कि वो अंदर की तमाम बातों को, अंदर की जानकारियों को हमारे साथ शेयर करें। इससे हमें मदद मिलेगी। अगर आपके पास इस विषय पर कोई इनपुट्स हैं, कोई जानकारी है, तो आप हमें इस पते पर मेल कर सकते हैं जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। और आप अगर चाहें तो हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। हम चाहते हैं कि आप इसे नोट कर लीजिए। ये व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपके पास कोई खास जानकारी है जो हमारे काम आ सकती है, जो इस देश के करोड़ों लोगों के काम आ सकती है, तो आप हमें इस मेल एड्रेस पर या फिर व्हाट्सएप के इस नंबर पर अपना संदेश और वो जानकारी जरूर भेजें। हम उसे इस्तेमाल करेंगे ताकि बाकी लोगों का भी भला हो सके। भारत एक युवा देश है, लेकिन अगर हमारे देश के युवा बीमार होकर अस्पतालों में पड़े रहेंगे और हमारी एक बड़ी जनसंख्या, यानी हमारी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा इनके इलाज में अपनी सारी शक्ति और सारा पैसा खर्च करके दिवालिया होता रहेगा, तो हमारा देश सुपर पावर बनना तो दूर, सिर्फ एक बीमार देश बनकर रह जाएगा और इसकी जिम्मेदारी होगी हमारी व्यवस्था पर। 70 साल में हमारे देश में अलग अलग सरकारें आई, लेकिन किसी ने भी इस लालच पर लगाम नहीं लगाई और अगर मौजूदा सरकार ने भी इस पर नियंत्रण नहीं किया तो हमारा भविष्य भी हमेशा के लिए अस्पताल के बिस्तर पर आ जाएगा। भारत का भविष्य बीमार हो जाएगा।